महमल क्या हुआ? वो परेशान सी खड़ी हुई। फरिश्ते वो हुमायूं, वो रो देने को थी। क्या हुआ हुमायूं को? बताओ महमल, उसने फिक्रमंदी से महमल को दोनों शानों से थाम कर पूछा। वो हुमायूं मर गया। महमल की शानों पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। ये क्या कह रही हो? मैंने जानबूझ के नहीं। हुमायूं को वो उसे छुरी लग गई। मैंने गलती से उसे वो किधर है अभी? फरिश्ते ने तेजी से बात काटी। अपने घर बेडरूम में। फरिश्ते ने अगला लफ्ज नहीं सुना और तेजी से बाहर की तरफ भागी थी। वो कहीं भी जाती थी तो हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे साथ लेकर जाती थी। आज उसने उसका हाथ नहीं थामा था। आज वो अकेली भागी थी। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो भी फरिश्ते के पीछे लपकी थी। हुमायूं, वो महमल के आगे भागती हुई हुमायूं के लाउंज में दाखिल हुई थी और उसे आवाजें देती सीढ़ियां चढ़ने लगी। हुमायूं, वो आगे पीछे गोल सीढ़ियों के दहाने रुकी थी। हुमायूं कमरे की बैरूनी दीवार के साथ लगा जमीन पे बैठा था। खून आलूद छुरी उसके एक तरफ रखी थी। हुमायूं, तुम ठीक हो? वो परेशान सी घुटनों के बल उसके सामने बैठी। उसने जैसे चौंक कर आंखें खोली। तुम इधर? अपने सामने घुटनों के पल बैठी फरिश्ते उसकी नजर के पीछे खड़ी महमल पे जा रुकी। मुझे महमल ने बताया कि फरिश्ते तुम जाओ, इस बेवकूफ लड़की को भी ले जाओ। मगर हुमायूं, मैंने अहमद को कॉल कर दिया है, पुलिस पहुंचने वाली है। तुम दोनों की इधर मौजूदगी इधर ठीक नहीं है, जाओ। दर्द की शिद्दत से वो बदिक्कत बोल पा रहा था। मगर फरिश्ते ने तजब्जुब से गर्दन मोड़कर महमल को देखा, जो सफेद पड़ता चेहरा लिए उधर खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त क्या करे। मैंने कहा ना जाओ, वो घुटी घुटी आवाज में चिल्लाया था। वो घबरा कर खड़ी हुई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बेशक पुलिस पकड़ ले, मगर महमल जाओ, वो जोर से चीखा था। चलो महमल, फरिश्ते ने जैसे फैसला करके उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगी। हुमायूं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी, आई एम रियली। फरिश्ते उससे आगे उसका हाथ खींचती हुई सीढ़ियां उतर रही थी, मगर वो उसी तरह गर्दन मोड़कर हुमायूं को देखती रूहानसी कहे जा रही थी। जस्ट गो, वो वहीं से झुंझला कर बोला था। वो अब सीढ़ियों के दरमियान में थी। वहां उसे हुमायूं का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आंसू उसकी आंखों से उबल पड़े थे। फरिश्ते उसका हाथ खींचकर उसे बाहर ले आई थी। तुम क्यों गई थी उसके घर महमल? मुझे बताओ, उधर क्या हुआ था? मस्जिद के गेट पर फरिश्ते ने पूछा तो उसने अपना हाथ जोर से छुड़ाया। महमल, नाराज मत हो, अभी वहां मेरी और तुम्हारी मौजूदगी ठीक नहीं है। वो उधर मर रहा है और आप। उसकी आंखों से मतवातर आंसू गिर रहे थे। वो अभी उसे अस्पताल ले जाएंगे। जख्म बहुत ज्यादा नहीं था, वो ठीक हो जाएगा। मगर तुमने क्यों मारा उसे? भला यूं हुमायूं को मार सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ ऐसा? वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। फरिश्ते बुरी तरह चौंकी थी। महमल के चेहरे पर छाया हिस्नो मलाल और आंसू वो आम आंसू नहीं थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया ऐसा, आई स्वेयर। अच्छा अंदर आओ, आराम से बात करते हैं, उसने खुद को संभाल कर कहना चाहा, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने भी यही कहा था, मेरा कसूर नहीं था। वो इसी तरह गेट पे खड़ी रोए चली जा रही थी। वो ठीक तो हो जाएगा फरिश्ते? फरिश्ते ने शायद उसकी बात नहीं सुनी थी, बस गुमसुम उसकी आंखों से गिरते आंसू देख रही थी। वो वाकई आम आंसू नहीं थे। मैं घर जा रही हूँ, प्लीज आप मुझे हुमायूं के बारे में बताती रहिएगा। अच्छा, उसने गायब दिमाग से सर हिला दिया। महमल अब दरख्तों की बाड़ के साथ दौड़ती हुई जा रही थी। वो जैसे निढाल से गेट से लगकर यकटक उसे देखी गई। हाँ, वो आंसू बहुत खास थे। अस्पताल का टाइल से चमकता कॉरिडोर खामोश पड़ा था। कॉरिडोर के इख्तिताम पर वो बेंच पर सर झुकाए बैठी थी। महमल जो दौड़ती हुई उधर आ रही थी, उसे बैठे देखकर लम्हे भर को ठिठक गई, फिर भागती हुई उसके करीब आई। फरिश्ते, फरिश्ते, फरिश्ते ने हाथों में गिरा सर उठाया। वो कैसा है? महमल उसके सामने पंजों के बल बैठी और दोनों हाथ उसके घुटनों पर रखे। बताएं ना, वो कैसा है? वो बेकरारी से उसकी सुनहरी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। ठीक है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। वो भी महमल की भूरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। मैं उससे मिल सकती हूँ?
ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ وہ فجر کا وقت تھا اور جیسے ہی فرشتے نے اسے اطلاع دی تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے خود اسے سلا رکھا ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا محمل، تم پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے ان کو چھری ماری ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا محمل؟ تم نے کیوں کیا ایسے؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں ان سے پوچھنے گئی تھی، وہ لب کچلتی ڈبڈباتی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فرشتے اسے تھکے تھکے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ لیتی محمل؟ اس کو خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے اور وہ اسی طرح فرشتے کے سامنے فرش پر دو زانوں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک فرشتے کے گھٹنوں پر تھے۔ بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا۔ آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہیں؟ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا کی… اس کا گلا رند گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی۔ امی کو بھی؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے۔ میری امی ان کی فرسٹ وائف تھی۔ ڈیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ وہ دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھیں۔ ہے نا عجیب بات؟ خیر مجھ سے وہ ہر ویکنڈ پر ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی مگر وہ نہیں دیتے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ نہ مانگنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پہ؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی تھی۔ مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے۔ محمل، میں بہت دفعہ تمہارے گھر پر گئی ہوں مگر اندر داخلہ… خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں۔ یہی سوچ کر اب میں جائیداد سے حصہ مانگتی ہوں۔ مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتا تھا؟ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی۔ ہاں مجھے پتا تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی، کریم تایا نے یہی کہہ کر روک دیا کہ محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ فواد بھائی، ان کا کیس ہمایوں نے مجھے بتایا تھا۔ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے۔ کم عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تبھی سے کھٹک گیا تھا مگر ہمایوں ماننے کو تیار نہیں تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پہ تمہیں دیکھا تھا میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے تو مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر دیکھا تھا، ایک دفعہ میں تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے۔ بینچ پر بیٹھتی تمہیں دیکھتی ہی رہی۔ تم الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی، سو واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئے۔ شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھے گئی جو بہت تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو۔ تم یتیم نہیں رہی ہو۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے، اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پر نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں یہی تھے میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگو تم سے، کبھی مجھے آزمائش میں مت ڈالنا۔ میں مزید رشتے کھونا… اے ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کے سر اٹھایا۔ یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی؟ محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتی بے چینی سے اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے، اب خطرے سے باہر ہیں۔ آپ ان کی… میں ان کی فرینڈ ہوں۔ اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے۔ بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی
اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی۔ محمل وہ شام نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا اور چادر منہ پر اوڑھی تھی۔ آہٹ پہ قدرے نقاہت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا رکی۔ بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض، ہم رنگ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمایوں، آنسو آنکھوں سے پھسل پڑے تھے۔ وہ بدقت مسکرایا۔ ادھر آؤ۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ اتنی غصے میں کیوں تھی؟ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کیوں کہا؟ تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں؟ تو کیا رکھتی؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بند ہو گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں؟ کیا نہیں ہے؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں، بس پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا کہ تم میرے گھر غیر محفوظ ہوں گی؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ آپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، کہہ کے وہ لمحے بھر کو خود بھی چونک گئی۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ آپ آرام کریں، مجھے مدرسہ بھی جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مت جاؤ، وہ بے اختیار پکار اٹھا تھا۔ میں گھر سے مدرسہ کا کہہ کر نکلی تھی۔ اگر نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی، اور پل صراط پر خیانت کے کانٹے ہوں گے۔ مجھے وہ پل پار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر رک جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ اور… ٹھیک ہے میڈم، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ سوری، ایک لفظ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فرشتے اسی طرح بینچ پہ بیٹھی تھی، آہٹ پر سر اٹھایا۔ میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مدرسے جانا ہے۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا کہ اس پہ وہ کسی کا لمس نہ دیکھ لے۔ مل لی ہمایوں سے؟ اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں، اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ فرشتے اسی طرح گردن اٹھا کر اسے دیکھتی، جانے اس کے چہرے پر کیا کھوج رہی تھی۔ وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی۔ محمل، سنو! وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی، اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اس نے نفی میں سر ہلاتے دھیرے سے کہا، نہیں کچھ نہیں، جاؤ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وہ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتی دور ہوتی گئی۔ فرشتے نے پھر سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مدرسہ آ کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مزمحل سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پہ بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھپ سے ساتھ آ بیٹھی۔ پتہ نہیں۔ وہ جھنجھلائے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بس… وہ سر چھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ دیٹس اٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کی۔ اوہو، تم خواہ قنوتی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہیں؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے کوفت زدہ سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم 24 گھنٹے کسی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہو، گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی ہوں۔ آج میری تفسیر کی کلاس مس ہو گئی، آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔
सो अभी मुझे अकेला छोड़ दो। सारा के जवाब का इंतजार किए बगैर वो किताबें संभालती उठी और तेज तेज कदमों से चलती अंदर आ गई। प्रेयर हॉल खाली पड़ा था, बत्तियां बुझी थीं। वो खिड़की के साथ आ बैठी। खिड़की के शीशे से रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। उसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अल्लाह ताला प्लीज। अल्फाज लबों पे टूट गए, आंसू टिप टिप गालों पर गिरने लगे। उसने दुआ के लिए उठते हाथों को देखा। ये हाथ चंद घंटे पहले हुमायूं के हाथ में थे। लड़के लड़की का हाथ पकड़ना तो अब आम सी बात हो गई थी, मगर कुरान की तालबा के लिए वो आम सी बात ना थी। वो जैसे जिस बात के रेले में बह के ख्याल ही ना आया कि उसे यूं तन्हा किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। हुमायूं ने खुद को क्यों ना रोका? मगर नहीं, वो हुमायूं को क्यों इल्जाम दे? वो तो कुरान का तालिबे इल्म न था, तालबा तो वो थी। हमने सुना और हमने इताअत की का वादा तो उसने कर रखा था। फिर आंसू उसी तरह उसकी आंखों से बह रहे थे। वो सर झुकाए आज का सबक खोलने लगी। अल्लाह ताला प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे हिदायत पर कायम रख। वो दिल ही दिल में दुआ मांगते हुए मतलूबा सफ़ा खोलने लगी। किस तरह अल्लाह उस कौम को हिदायत दे सकता है जो ईमान लाने के बाद भी कुफर करें? उसके आंसू फिर से गिरने लगे। उसका रब उससे बहुत नाराज था। उसकी माफ़ी काफ़ी ना थी। वो सिसकियों के दरमियान फिर से इस्तग़फ़ार करने लगी और उन्होंने रसूल के बरहक होने की गवाही दी थी और उनके पास रोशन निशानियां आई थी। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी उसका रुआं रुआं कांपने लगा था। कुरान वो आईना था जो बहुत शफाफ था। उसमें सब कुछ साफ नजर आता था, इतना साफ कि कभी कभी देखने वालों को खुद से नफरत सी होने लगती थी। उन लोगों की जजा ये है कि बेशक उन पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और सब के सब लोगों की, हमेशा रहने वाले हैं उसमें। ना उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। उसने कुरान बंद कर दिया। ये खाली जुबानी इस्तग़फ़ार काफ़ी ना था। उसने नवाफिल की नीयत बांधी और फिर कितनी ही देर वो सजदे में गिरकर रोती रही। इसके साथ हर पल रहो। जो रगो जान से भी ज्यादा करीब हो, उसकी नाराज़ी दूर करने के लिए इतनी ही कोशिश करता है जितनी वो उससे मोहब्बत करता है। जब दिल को कुछ सुकून आया तो उसने उठकर आंसू पोंछे और कुरान उठाकर ठीक उसी आयत को खोला जहां से छोड़ा था। आयत रोज़े अव्वल की तरह रोशन थी, मगर उसके बाद जिन लोगों ने तौबा कर ली उसका दिल जोर से धड़का और उन्होंने इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बहुत देर से रोते दिल को जरा उम्मीद बंधी, जरा करार आया। ये तौबा की कबूलियत की नवीद तो ना थी, मगर उम्मीद जरूर थी। उसने आहिस्ता से कुरान बंद किया। मैडम मिसबा कहती थीं कि अगर कुरान की आयत में आपके लिए नाराज़ी का इजहार हो तो भी बख्शिश की उम्मीद रखा करें। कम अज कम अल्लाह आपसे बात तो कर रहा है। वो ठीक ही कहती हैं, महमल ने उठते हुए सोचा था। मेहताब दाई ने कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका। महमल से कहो शॉपिंग के लिए चले, उसके जूते का नाप लेना है, वरना बाद में कहेगी कि पूरा नहीं आता। वो बेड पर किताबें खोले बैठी थी जबकि मुसर्रत अलमारी से कुछ निकाल रही थी। ताई की आवाज़ पर दोनों ने बुरी तरह चौंक कर उन्हें देखा था। जो उसे नज़रअंदाज किए मुसर्रत से मुखातिब थी। तो वसीम वाला किस्सा अभी तक बाकी है, उसने कोफ्त से सोचा। पिछले कुछ दिनों में पे दर पे होने वाले वाकयात ने वक्ती तौर पर उसे वो मामला भुला दिया था। ये भी कि हसन की मुखालफत अभी भी बरकरार थी। मगर ताई, मैं इनकार कर चुकी हूँ। लड़की, मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ, मगर मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसका लहजा नरम मगर मजबूत था। मुसर्रत, इससे कहो तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इसका वेट कर रही हूँ। वो खटखट करती वहां से चली गई। उसने बेबसी से माँ की तरफ देखा। वो उससे भी ज्यादा बेबस नजर आ रही थी। अम्मा, आप अभी चली जाओ महमल, वरना वो हंगामा कर देंगी। ये समझती क्यों नहीं है? वो जिस्सी होकर किताबें रखने लगी। शायद हसन कुछ कर सके। मुझे हसन से बहुत उम्मीद है और मुझे अल्लाह से है। वो कुछ सोचकर अबाया पहनने लगी, फिर स्याह हिजाब चेहरे की गिर्द लपेटा और पिन लगाई। ख्वाम हंगामा करने का फायदा न था। चली ही जाए तो बेहतर है, बाकी बाद में देखा जाएगा।
लाउंज में सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने वो रुकी। एक नजर अपने अक्स को देखा। स्याह हिजाब में सुनहरी चेहरा दमक रहा था। ऊंची पोनीटेल से हिजाब पीछे से उठ सा गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। वो यूं ही खुद को देखती पलटी ही थी कि आखिरी सीढ़ी उतरते हसन पर नजर पड़ी। किधर जा रही हो तुम? ताई अम्मा के साथ शादी की शॉपिंग पे। तुम राजी हो महमल? वो भौंचक्का सा उसके करीब आया। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। इस घर में मुझे अपनी रजा से इस फैसले का इख्तियार नहीं मिला हसन भाई। वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से लब वाक किए। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और महमल को लगा कि उसने थप्पड़ दे मारा है। आपको पता है आप क्या कह रही हैं? वो बमुश्किल जब्त कर पाई थी। हाँ, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने की बात कर रहा हूँ। आप कोर्ट मैरिज की बात? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे ये बात करेंगे। तुम्हें एतराज क्यों है महमल कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती वसीम से कर देंगे? और तुम? हसन भाई प्लीज, आपको पता है कोर्ट मैरिज क्या होती है? सरकारी शादी, कागजों की शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती जिसमें लड़की के वली की मर्जी शामिल ना हो। और मैं क्यों यूं छुपकर शादी करूंगी? ना आपसे ना वसीम से। मेरा रास्ता छोड़ें। वो बेबस सा सामने से हटा तो वो तेजी से बाहर निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पे बैठी मेहताब ताई उसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर बैठी और दरवाजा जोर से बंद किया। उसी पल ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठा। उसने ड्राइवर समझकर यूं ही बैक व्यू मिरर से देखा तो झटका सा लगा। वो वसीम था, अपने अजली मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसे लगा उससे गलती हो चुकी है, मगर अब क्या किया जा सकता था। लब कुचलती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ताई मेहताब मंगनी की शॉपिंग कर रही थी या शादी की, वो कुछ ना समझ सकी। बस चुपचाप उनके साथ मेट्रो में चली आई। वो जहां बैठी उनके साथ बैठ गई। सुना है तुमने बहुत शोर डाला था। ताई उठकर एक शोकेस के करीब गई तो वो उसके साथ सोफे में धंस कर बैठा। महमल बिदक उठी। अरे बैठो बैठो, तुमसे बात करनी है। शॉप की तेज पीली रोशनियां वसीम के चेहरे पर पड़ रही थी। गिरेबान के खुले बटन, गर्दन से लिपटी चेन और शोख रंग की शर्ट। उफ, उसे उससे कराहत आई थी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो किससे करना चाहती हो? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। उसके जहन के पर्दे पर एक चेहरा सा उभरा, एक अंदरूनी ख्वाहिश, एक दबती दबाती मोहब्बत की अधूरी दास्तान। उसने बेख्तियार सर झटका। ना आपसे ना किसी और से। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसे नहीं महमल डियर, अभी तो हमने बहुत वक्त साथ गुजारना है। वो खड़े होकर उसके करीब आया। वो फिर 2 कदम पीछे हटी। दुकान लोगों से भरी हुई थी, फिर भी महमल को उसके बेबाक अंदाज से खौफ आता था। ना मालूम वो क्या कर डाले। अच्छा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कदम उठाता उसके नजदीक आ रहा था। इधर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर बात करते हैं। ताई अम्मा। बेबस सी वो भीड़ में ताई मेहताब की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तुम्हारी ताई को उनकी कोई फ्रेंड मिल गई है, वो अभी नहीं आएंगी। तुम इधर करीब तो आओ ना महमल डियर। वसीम ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामना चाही। उसकी उंगलियां उसके हाथ से जरा सा मस हुई। महमल को जैसे करंट लगा था। हाथ में पकड़ा हैंडबैग उसने पूरी कुव्वत के साथ वसीम के मुंह पर दे मारा। बैग उसकी नाक पर जोर से लगा था। वो बिलबिलाकर पीछे हटा। शोर की आवाज पर बहुत से लोग उधर मतवजा हुए। सेल्स बॉय काम छोड़कर उधर आ लपके। यू बिच। वसीम गुस्से से पागल हो गया। नाक पे हाथ रखे वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ लपका ही था। एक लड़के ने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या तमाशा है? क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? मैडम क्या हुआ? ये बंदा तंग कर रहा था आपको? बहुत सी आवाजें आसपास उभरी। कुछ लड़कों ने वसीम को बाजुओं से पकड़ रखा था। ये मुझे तंग कर रहा था, अकेली लड़की जानकर। उसने बामुश्किल खुद को संभाला और कहकर पीछे हट गई। उसे मालूम था कि अब क्या होगा, और वाकई वही हुआ। अगले ही लम्हे वो लड़के वसीम पर पिल पड़े। वो गालियां बकता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सब बहुत ज्यादा थे। मारो इसे मारो, शरीफ लड़कियों को छेड़ता है। एक उमर रसीदा साहब हजूम के पास खड़े गुस्से से कह रहे थे। जोर से मारो, इसे इबरत की मिसाल बना दो। अपने घर माँ बहन नहीं है क्या? और वो माँ जब तक दुकान में लगे हजूम तक पहुंची। वो वसीम को मारकर अदमुआ कर चुके थे। ताई उसकी तरफ लपकी। थोड़ी ही दूर सोफे पर महमल बैठी थी।
टांग पे टांग रखे मुतमईन सी वसीम को पिटते देख रही थी। महमल, ये इसे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इसके बाप के कहने पर कभी मुझे भी ऐसे ही मारा गया था। बकवास मत करो, बड़ी दिलचस्प बकवास है ये, आप भी एंजॉय करें ना। वो महजूज सी वसीम को पिटते देख रही थी। शॉप का बौखलाया हुआ मैनेजर और सेल्स बॉयज मुश्तिल नौजवानों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। सर प्लीज, सर देखें। सेल्स बॉयज की मिन्नत के बावजूद लड़के उनको देखने की जहमत ही नहीं कर रहे थे। हवास बाख्ता सी ताई मेहताब उनकी तरफ दौड़ी। मेरे बेटे को छोड़ो, परे हटो मर्दूदो। वो चिल्ला चिल्ला कर उन लड़कों को हटाने की सही कर रही थी। सोफे पे बैठी महमल मुस्कुराते हुए चिप्स का पैकेट खोल रही थी। अब ये मरते दम तक मुझे साथ नहीं लाएंगी। सारी सूरत हाल से लुत्फ अंदोज होती वो चिप्स निकाल कर कुतरने लगी। उसने दरवाजा होले से बजाया। मध्यम दस्तक ने खामोशी में इर्ताश पैदा किया। आ जाओ महमल। अंदर से फरिश्ते की थकन ज़दा मुस्कुराती आवाज आई। उसने हैरत से दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। और आपको कैसे पता ये मैं हूँ? मैं तुम्हारी चाप पहचानती हूँ। वो बेड पर बैठी थी, घुटनों पर लिहाफ पड़ा था, हाथ में कोई किताब थी। भूरे सीधे बाल शानों पे थे और चेहरे पर जरा सी थकान थी। महमल अंदर दाखिल हुई तो फरिश्ते ने किताब साइड पर रख दी और जरा सा खिसक कर जगह बनाई। आओ बैठो। नाइस रूम, फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके हॉस्टल। महमल सताइशी नजरें इतराफ में डालती बेड की पाइंती के करीब बैठी। वो स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी, जबकि फरिश्ते बिल्कुल मुख्तलिफ घर वाले हुलिये में थी। फिर कैसा लगा हॉस्टल? बहुत अच्छा। और आप आज स्कूल क्यों नहीं आई? यूं ही तबीयत जरा मुजमहल सी थी। वो थकान से मुस्कुराई। उसका चेहरा महमल को बहुत जर्द सा लगा था। शायद वो बीमार थी। अपना ख्याल रखा करें। फिर कदरे तवक्कुफ से गोया हुई। आप हमारे साथ हमारे घर जाकर क्यों नहीं रहती? वो आपका भी घर है, आपका हक है उस पे। आपको अपने उस घर में हिस्सा मांगना चाहिए। तो उन पर जोर देना। कोई और बात करो महमल। उफ, वो ठंडी सांस लेकर रह गई। मुझे इल्म ही नहीं था कि मेरी एक बहन भी है, और सारी उम्र मैं बहन के लिए तरसती रही। हम लोगों के साथ के लिए नहीं तरसते महमल, हम लोगों के साथ की चाह के लिए तरसते हैं और इसी चाह से मोहब्बत करते हैं। वो लोग मिल जाते हैं तो यूं लगता है कि वो तो कुछ ना थे, सब कुछ तो वो चाह थी जिसकी हमने सदियों परस्तश की थी। आप बीमार होकर काफी फलसफी हो गई हैं, सो प्लीज। अच्छा सुने, एक बात बताऊं? वो पुरजोश से बताने लगी। कल ताई अम्मा मुझे वसीम के साथ शॉपिंग पे ले गई और मैंने उसे शॉप में लोगों से पिटवाया। बुरी बात? कुरान की तालिबा ऐसी होती है क्या? अरे, उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी और उसे सबक सिखाने के लिए यह जरूरी था। यू नो, सेल्फ डिफेंस। हुमायूं कैसा है? एकदम उसने पूछा और खुद भी हैरान रह गई। अब बेहतर है। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाकयातन खुश हुई थी, चेहरा जैसे खिल उठा था। फरिश्ते बगौर उसके चेहरे के तासुरात जांच रही थी। तुम उसे पसंद करती हो, राइट? उसकी निगाहें बेइख्तियार झुक गई, रुखसार गुलाबी पड़ गए। उसे तवक्का न थी कि फरिश्ते इतने आराम से उससे पूछ लेगी। बताओ ना। फरिश्ते टेक छोड़कर सीधी हुई और गौर से उसका चेहरा देखा। पता नहीं, मुझे सच बोलने वाली महमल पसंद है। हाँ शायद, उसने एतराफ करते हुए पल भर को निगाहें उठाई। फरिश्ते हनूज संजीदा थी। और हुमायूं? हुमायूं? उसके लब मुस्कुरा दिए। वो कहता है वो बीच राह में छोड़ देने वालों में से नहीं है। वो सर झुकाए मुस्कुराती हुई बेडशीट पर उंगलियां फेर रही थी। दूसरी तरफ देर तक खामोशी छाई रही। उसने चौंक कर सर उठाया। फरिश्ते बिल्कुल खामोश थी। उसके दिल को यूं ही शक सा हुआ, कहीं फरिश्ते तो हुमायूं से, आखिर वो दोनों साथ पले बढ़े हैं। उसका दिल जोर से धड़का। क्या सोच रही हैं? यही कि जब मैं हुमायूं के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने जाऊंगी तो करीम चचा मुझे शूट तो नहीं कर देंगे? आखिर मैं हुमायूं की बहन हूं ना। और महमल खिलखिला कर हंस दी। सारे वहम शक्को शुबे हवा हो गए। फरिश्ते भला ऐसी फीलिंग्स कैसे रख सकती थी? वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। अच्छा ये देखो, उसने किताब में से एक लिफाफा निकाला। एक लंच इनविटेशन है। मुझे इनवाइट किया है नसीम आंटी ने। वो अम्मा की एक पुरानी फ्रेंड है, उन्हीं के क्लब में। इस संडे को तुम चलोगी? मगर उधर क्या होगा? ये तो मुझे नहीं पता, सिर्फ लंच है।
आंटी ने कहा कि अगर मैं आ जाऊं तो अच्छा है, अम्मा की कुछ पुरानी फ्रेंड से भी मिल लूंगी। तुम चलोगी? श्योर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई और फिर कुछ देर बैठकर वापस चली आई।